हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी और मनोविज्ञान का जो है 2011 का यूपी टेट का पेपर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2013 का, क्योंकि 2012 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर परीक्षा की तिथि भी देख सकते हैं, 27 जून 2013 का ये पेपर है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2013 प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 और व्याख्याता सहित ये प्रश्न पत्र आपको हल मिलेगा। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एज यू नो डैट, मैंने पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने मैटर करते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, और यूपी टेट के लिए तो खासकर, जिसमें 30 में से आपको 15 क्वेश्चन जो है आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, और बाकी 15 क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग है या फिर थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आप साइकोलॉजी के यूँ ही कर लेंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन रहा तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। एकदम क्वेश्चन का नेचर जानेंगे, उसके साथ रिपीटेड क्वेश्चन पे हम जानेंगे, और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और हर ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे आप कंसंट्रेट कर रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा है 2011 का हुआ है। उसके बाद में मैं मैराथन भी लाऊंगी। मैराथन में आपको सारा पेपर एक साथ मिलेगा, जिसमें आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, और साथ में आप जान पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कैसे कॉमन सेंस यूज़ कर कर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हालांकि इसका आंसर आपने देख लिया होगा, फिर भी हम अपने से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूपी टेट है तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई इसमें कंसेप्चुअल या फिर कोई यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया जाता है, इसको आपको याद करना पड़ता है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन में दिख रहा है, इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन मैंने कहा है 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने कॉमन सेंस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, यानी 30 में से आप 20 आराम से कर सकते हैं। एज मैंने पहले भी बताया है कि मेरा खुद जो है साइकोलॉजी में 29 नंबर था आउट ऑफ 30। ठीक है ना, तो मेरा भी एक्सपीरियंस प्रीवियस ईयर का है कि मैंने कैसे पढ़ा था। मेरा मेन मोटिव था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका नेचर जानना, और मेरा तो था कि मोस्टली जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के रिपीट हो गए थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। ठीक है ना, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझिएगा और कम नहीं आकिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी के आधार पे आएंगे, और मेरी गारंटी है जो भी जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मैं उस दिन भी बात करूँगी, जब मैं ये सारा जो है क्वेश्चन करवाने के बाद कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, तो आपको मैं जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उस पर हम डिस्कस भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कितने न्यू बने हैं। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का क्या क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन के नेचर है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, कि थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कथन है भाई, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। तो आप सभी को पता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन जो है वुडवर्थ का है, और ये कथन ये राइट है। अभी आप सोचेंगे आपको कैसे पता चलेगा ये कथन इन्हीं का है, तो ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ती है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आपको कुछ यूपी टेट के लिए स्पेशल थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर यहाँ से भी याद कर ले, और बाकी हो सकता है अगले आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। ठीक है ना, तो इसको ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए कि ये रट्टा मारा स्टडी है, यहाँ पर कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको खुद ये याद करने वाला चीज़ है। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन, यानी इमोशन जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपके समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। देखिए, साइकोलॉजी का एक और कंसेप्ट होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर जो है चूज़ करना है। एज यू नो डैट कि हमें बच्चे के लिए, क्योंकि हम बड़े हैं, वयस्क हैं और प्रौढ़ हैं, तो हमें जो है बच्चों के लिए पॉजिटिव भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहना, चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे शैतान हो, चाहे अच्छा हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो।
सभी के लिए हमें पॉजिटिव रहना है और हमें क्या उसे एक सही दिशा देनी है, ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव आंसर चूज़ कीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव के वे में जाते हैं, हाँ ज़रूरी नहीं है कि एक ऑप्शन में 2-3 पॉजिटिव आंसर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी चूज़ करना पड़ता है बेस्ट पॉजिटिव क्या है, ठीक है, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो ऐसे में आपको आंसर चूज़ करना है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि पॉजिटिविटी अलग अलग हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। तो पहले हमें पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। तो साइकोलॉजी के पॉजिटिविटी और आपके कॉमन सेंस से 50% क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन करना। देखिए यहाँ पर शब्द है मूल्यांकन, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। मूल्यांकन कब होता है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा क्या। मूल्यांकन जब एक असेसमेंट होता है, एक इवोल्यूशन होता है। तो असेसमेंट हम हर मंथ कर लेते हैं बच्चों का, लेकिन मूल्यांकन या फिर इवोल्यूशन कह सकते हैं हाफ ईयरली एंड ईयरली बेस्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन ए देखिएगा, छात्रों की प्रगति का आकलन। और ऑप्शन बी है कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन। ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो हम मूल्यांकन में क्या करते हैं, ऑप्शन डी को हम लेकर चलेंगे। ऑप्शन डी में हम छात्रों को क्या करते हैं, ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। तो यहाँ पर डैश जो आया है खाली स्थान, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जितनी भी पूर्वग्राही यानी पहले से सोची समझी गई जो भी चीज़ें होती हैं उसे पूर्वग्राही कहते हैं, पूर्वाग्रही या फिर पूर्वाग्रह कहते हैं, है नहीं। तो किशोर किशोरी हैं, यानी कि हमारा कौन सा किशोरावस्था की बात हो रही है। तो इसमें जो होते हैं हमारे जितने भी किशोर किशोरी हैं, किशोरी हैं, सभी जो हैं अपनी समस्याओं के प्रति बहुत कठोर होते हैं, जो उन्हें पहले से बताई गई होती है कि ऐसा होना है वैसा होना है। तो ये इसको लेकर अब बहुत चिंतित रहते हैं, ठीक है ना, और कठोर व्यवहार अपनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समस्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, और इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशियों पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। जैसा कि आपको पता है कि कल भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि इसका जो सिद्धांत है ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इसको स्किप नहीं करना। ये हर एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं जो बार बार आते हैं और एकदम फिक्स पैटर्न पे आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर बदलेगा जरूर, लेकिन फिक्स रहेंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं हिलगार्ड द्वारा, स्टोक द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा पियाजे द्वारा, क्योंकि मैंने कल ही डिस्कस किया था। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, संवेदी पेशीय, पूर्व और स्थूल संक्रियात्मक कहें या संक्रियात्मक कहेंगे, औपचारिक या स्थूल संक्रियात्मक को मूर्त भी कहते हैं हम, ठीक है ना, और औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है ना, अमूर्त भी कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक को। तो ऐसे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, इनके नाम याद रखिएगा। संवेदी पेशीय की अवस्था की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष होती है, और स्थूल संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष होती है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था क्या होती है, मतलब एज क्या होती है, 11 से 15 वर्ष होती है। तो पियाजे ने उनके संज्ञानात्मक विकास, किस पे, संज्ञानात्मक विकास पे जोर दिया था, यानी कि बौद्धिक यानी मेंटल कह सकते हैं डेवलपमेंट में, तो उन्होंने जोर दिया था। और साथ में इनकी 4 अवस्थाएं बताई थी कि किस अवस्था में बच्चा कितना तेज होता है और क्या सोच सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, लास्ट वाले ईयर में क्वेश्चन हमने देखा था कि कितनी अवस्थाएं दी थी और तार्किक सोच कहाँ विकसित होती है। तार्किक सोच बच्चों में स्थूल संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक में डेवलप हो जाती है, याद रखिएगा तार्किक वाला। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सेम मैंने एक्सप्लेन किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है
कि कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। नहीं है, जरूर ध्यान दीजिएगा। आप लोग नहीं सोचते हैं और फिर करेक्ट आंसर मार देते हैं। देखिए यहाँ पर नियमित जीवन और ऑप्शन ए है नियमित जीवन और संज्ञानात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ऑप्शन डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव आंसर कहाँ दिख रहा है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन सी कहीं ना कहीं इसका सही होगा। तो हम ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, क्योंकि देख रहे हैं स्वयं में सीमित रहना ये कहीं से भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आगे सॉरी यार, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। तो अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। अधिगम मतलब सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता आप कहाँ से प्रभावित नहीं होते। अनुवांशिकता पे, वातावरण पे, शिक्षण पे, राष्ट्रीयता पे। तो आप सभी को ऑप्शन के अनुसार दिख रहा होगा अनुवांशिकता हमें सीखने का सबसे बड़ा जो है रीज़न है कि हमारी आनुवंशिकता ही सही नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर ही कोई विकार रहेगा या बीमारी रहेगी तो हम क्या सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। वातावरण हमारा सही नहीं रहेगा। मान लीजिए कि हम अच्छे वातावरण में नहीं हैं, हम चले गए ऐसे वातावरण में जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ पर कोई लर्निंग नहीं होती है, बस फालतू के काम होते हैं, तो वहाँ पर हम सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। मान लीजिए वो फैसिलिटी हमें नहीं दी जा रही है जो जिस फैसिलिटी में हम सीख सकते हैं, वो चीज़ें ही हमें नहीं मिल रही है, तो क्या हम सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो वातावरण इसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी देखेंगे प्रशिक्षण शिक्षण तो सीखने का ही एक तरीका है, तो इसको तो ये ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। नहीं प्रभावित करेगी तो राष्ट्रीयता, कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति हो चाहे जैसा भी हो, उस पर सीखने का प्रभाव जो है मतलब ऐसा नहीं है कि अधिगम क्षमता उसमें नहीं विकसित होगी, ठीक है ना। राष्ट्रीयता इस पर मैटर नहीं करती, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन यहाँ पर देख भी सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो थॉर्नडाइक, पॉलबर्ग, स्किनर, गुथरी। तो आई थिंक गुथरी ने जो है इसमें पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है, ठीक है ना। गुथरी के बारे में हम लोग, अगर हमें आप लोगों को क्लास चाहिए तो मेरे पास पूरा नोट्स पड़ा है, मैं उसका क्लास भी ले सकती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और A to Z नोट्स के थ्रू, क्योंकि मैंने अपना सेल्फ नोट्स बनाया था पढ़कर सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं यूट्यूब पर उसको भी डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो किसने, मेरे हिसाब से गुथरी होगा, क्योंकि सीखने के लिए यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, तो थॉर्नडाइक ने भी दिया है। आप लोग थॉर्नडाइक का जानते हैं, तत्परता और प्रभाव और उसके बाद अभ्यास वाला नियम। पॉल्वो ने दिया था डॉग वाला, स्किनर ने भी दिया था, है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुथरी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो देख रहे हैं, शिशु के अधिगम को कौन सहायता नहीं देता है। पहला है अनुकरण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है स्कूल का बस्ता और चौथा है पुरस्कार। तो आप सभी को पता होगा अनुकरण मतलब कि नकल कर सीखना, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और स्कूल का वास्ता यानी कि बैक होना, और दूसरा है हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं। तो आपके अनुसार एक करेक्ट आंसर क्या दिख रहा होगा। मेरे हिसाब से तो आप लोग को लग रहा होगा स्कूल का बस्ता भारी होने या फिर किसी प्रकार का होने से सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर आप इस बस्ता एक नया भी ले जाएँ और पुराना भी ले जाएँ, अगर उसमें ज्ञान है तो आपको प्रभावित करेगा। अदरवाइज वास्ता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको अधिगम होगा या नहीं होगा। बाकी अनुकरण आप देख कर सीख रहे हैं, नकल कर सीख रहे हैं। अगर आपको अभी प्रेरणा दी जा रही है तो और आप और अच्छे से सीखेंगे, और सीखने के बाद अगर आपको पुरस्कृत किया जा रहा है तो और आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में।
तो एज यू नो डैट स्व केंद्रित अवस्था क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं, स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था क्या होती है, 3 से 6 वर्ष होती है। सभी को पता है कि ये कह सकते हैं 1 से 6 तक, जिसे शिशुअवस्था भी कहते हैं। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, 1 से 3 और 3 से 6। तो हम कह सकते हैं ये 3 से 6 वाला जो है इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो आपको अवस्थाएं जो है पता होनी चाहिए, कितनी अवस्थाएं हैं और कौन सी अवस्था कितनी एज आती है। कभी कभी एज होता है थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करता है, तो उस पर मैटर नहीं करता है। कभी 4 से हम ले लेंगे, कभी 3 से ले लेते हैं, तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है सभी अवस्था, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अवस्था को अलग अलग रूप से बांटा है। तो उनका ईयर भी थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो चले इधर आइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष को क्या कहते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपनी साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो सभी को पता है, सभी अपने दोस्त में किस अवस्था में जाना शुरू कर देते हैं, पूर्व बाल किशोरावस्था से। जल्दी हम करेंगे ताकि जल्दी से कवर हो, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। पूर्व किशोरावस्था से हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप की साय से निकल कर हम अपने दोस्तों का साथ पकड़ते हैं। और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये पूर्व किशोरावस्था से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाकी किशोरावस्था में हम क्या परिपक्व हो जाते हैं अपने साथियों के साथ। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो हम मानसिक ऊंचाइयों की परिपक्वता में कौन सी, हमें किशोरावस्था ही है। किशोरावस्था में ऊंचाइयों को छूने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न रहते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक ही दिन हम बहुत सारे सपने देख लेते हैं, एक ही दिन हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, एक ही दिन हम जो भी मूवी देखते हैं उसी के अनुसार हम अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो ये है ऑप्शन ए जो है इसका साथ सही जाएगा, किशोरावस्था इसकी जो करेक्ट आंसर होगी। बाकी आप किशोरावस्था के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि किसने कहा, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है। और सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है कि आपको पहले तत्पर होना जरूरी है। जैसा कि थॉर्नडाइक का नियम आपने पढ़ा था, सीखने के लिए सबसे पहले होना चाहिए रेडीनेस। अगर आप रेडी ही नहीं हैं, उसके लिए तत्पर ही नहीं हैं, तो क्या आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने मन में बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, और दूसरों के लिए नहीं, स्वयं। जब तक आपकी स्वयं से अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं कहती है कि आप एज नो आप पढ़ेंगे भी आगे कि मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। और इंटरनल मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन की कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है और बहुत मोटिव होती है। इसीलिए आपको पहले अंदर से तत्पर होना जरूरी है कि आपको करना है। जब तक आपको अपने अंदर से नहीं आवाज़ आती है कि आप करेंगे, तब तक आप किसी कहने पे लाख हो कहे आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो दिखावा के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है, तत्पर होना। इसके लिए सबसे पहले तत्पर होना। और ये किसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो थॉर्नडाइक के नियम के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। थॉर्नडाइक का नियम आप सभी को पता होगा। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम कहता है सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी है। प्रभाव का नियम कहता है अगर आप तत्पर हो गए और आपने कुछ किया, उसका प्रभाव अच्छा रहा, तो आप आगे करते कंटिन्यू करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। उसे अभ्यास का नियम का है, अगर वही कोई नेगेटिव आउटकम निकल कर आया तो आपका क्या करेंगे, वहीं पर उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये सीखने का नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ेंगे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को अभी हमने बात की है, अनुकरण भी है, प्रशंसा और निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं सीखने को क्या क्या प्रभावित करता है। आपका पूर्व अधिगम कितना है वो भी प्रभावित करेगा। विषय के प्रति मनोवृत्ति आपकी क्या है, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, सीखने की विधि क्या, कौन सी विधि आप सीखने की यूज़ कर रहे हैं। अनुवांशिकता भी प्रभावित करती है, शिक्षण भी प्रभावित करता है, विषय वस्तु का स्वरूप भी प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, आई एम सॉरी। उसके बाद अभिप्रेरणा होनी चाहिए, 1 मिनट, वातावरण भी होना चाहिए, और प्रशंसा और निंदा भी होगी, तो आपको सीखने पर प्रभावित करेगी वो, ठीक है। बालकों को
क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन ए है बालक की व्यक्तित्वता का आधार, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी है प्रशंसा प्रदर्शना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो बालक की व्यक्तित्वता का आधार, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, उपयुक्त से सभी ही होगा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देख लेते हैं इसका आंसर। हालांकि ये मुझे उपयुक्त सभी लग रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है ना। इसका आंसर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, इसका आंसर कंफर्म करते हैं। होता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भाई, हम भी पढ़कर नहीं आते, सीधे क्वेश्चन देखते हैं और आपको पढ़ाने लगते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी दे रहा है कि प्रेरणा अभिप्रेरणा आवश्यकता है जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा पुरस्कार दंड भर्त्सना व्यक्तिता का आदर आदि, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो देखिए एक मिनट, ऑप्शन पे सारा देख लेते हैं। ऑप्शन डी तक आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ओफो क्वेश्चन यहाँ तक देखिए। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो आपको सभी आंसर दिख रहा होगा। एक आंसर आपको ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिव दिख रहा है, तो ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जाना है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना किसी व्यक्ति की नेचुरल प्रोसेस है कि आप किसी की ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो अपने आप को मतलब जितना आंकना चाहिए उससे ज़्यादा आंकने लगता है, जिसके कारण उसको हानि होने लगती है। ठीक है ना। तो ज़्यादा हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है। हाँ, उसकी कुछ गलतियों के साथ उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसको पता चलेगा कि हमें कहाँ सुधार करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बस प्रशंसा किए जाए और उसको वो भी नहीं पता कि ये प्रशंसा मेरी सही है कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं आप लोग। बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रिएटिविटी क्या है और इंटेलिजेंसी क्या है, में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। तो जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी है यानी उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि भी होती है। तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, एज यू नो डैट, जितनी ज़्यादा आपकी बुद्धि होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है मतलब कह सकते हैं समानुपाती है नहीं। जितना इंक्रीज करेगा उतना इंक्रीज ये करेगा। तो धनात्मक जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखें। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो आपको अगर कक्षा में अनुशासन बनाना है तो उसके लिए सर्वाधिक अच्छा उपाय क्या हो सकता है। देखेंगे ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों को अभिभावक को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो सभी को पता है कि कुछ बातें आपको नेगेटिव लग रही हैं, अपने आप में चेंज करना है भाई। शिक्षक की सारी गलती होती है, याद रखिएगा। जो गलती करेगा शिक्षक करेगा, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती है, जान लीजिए। स्टूडेंट लाख गलती करेगा, आपको अपने में सुधार करना है कि उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे। तो अपने आप को शिक्षक मानिए और शिक्षक मानते हुए आपको अपने आप में क्या सुधार कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप में हमने कहा है शुरू में, जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया उसी में कह दिया था बच्चे की कोई गलती नहीं होती, बच्चा लाख शैतानी करे उसकी कोई गलती नहीं होगी। गलती आपकी होगी तो आप अपने आप में सुधार करने की क्या कोशिश करेंगे। तो शिक्षण को रोचक बनाएंगे और व्यवहारिक बनाएंगे। तो ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर मेरे अनुसार बी होगा, तो बी ऑप्शन दिया भी है। और आगे क्वेश्चन आएंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक। तो सभी पता है मूल प्रत्यात्मक होते हैं, जो उनके मूल रूप से उसमें एग्जिस्ट करता है वही क्रिया वो सब करते हैं, जैसे कि रोना, हंसना और अपना मतलब फिंगर भी मुंह में डालते रहते हैं, मतलब ऐसे सकिंग करना। ये सब जो है उनकी मूल प्रत्यात्मक क्रियाएं जो है शो करती रहती है, जो उनके मूल रूप से उनके कहते हैं कि बॉडी में ही क्या कहते हैं विद्यमान रहती है, उसे मूल प्रत्यात्मक कहते हैं। खुश रहेगा तो हंसेगा, अगर उसको गुस्सा आएगा या फिर कुछ चिड़चिड़ापन आएगा तो रोएगा, है नहीं। उसको भूख लगेगी तो मुंह में उंगली का सकिंग करेगा वगैरह वगैरह, ये सब करते हैं। ये सब उसकी मूल प्रत्यात्मक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे हैं, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, यानी कि समेकित मतलब दोनों प्रकार के विशेष 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 और नॉर्मल बच्चे साथ में, समेकित उसे कहते हैं, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है नहीं। ये आपको पढ़ना है और ये बहुत अच्छा है। ये सीटेट के लिए तो बहुत कह सकते हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कम है यूपी टेट में, लेकिन सीटेट पे इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो किस शिक्षा दी जाती है, तो उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र का विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे हम, विशेष आवश्यक वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी है व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी है क्रियात्मक के साथ शिक्षण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करनी होगी। जब समेकित शिक्षण होता है तो समेकित शिक्षण में हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को साथ में बैठा कर पढ़ाते हैं। तो उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि विशेष बच्चे कौन हैं और हम उनको कैसे सिखाएं कि हाँ बच्चा और अच्छा कर सकता है। तो हमें विशेष लर्निंग होनी चाहिए ना, हम खुद में भी बच्चों को पहचानेंगे और साथ में अपने आप में भी इम्प्रूव करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समान समायोजन की समस्या होती है। किस प्रकार के बच्चों को समायोजन में समस्या होती है। औसत बुद्धि वाले बच्चों को, ग्रामीण बच्चों की, अध्ययनशील बच्चों की, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे के लिए। देखिए, कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा जो है ना, हमेशा चंचल रहेगा। आप देखेंगे उसके अंदर हमेशा उत्सुकता होती है, कब बोल दे, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही ज्ञान रहता है। टीचर उस पॉइंट पे आया नहीं तब तक वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि कब। तो इसका समायोजन में थोड़ी सी समस्या होती है, सारे बच्चों को साथ में लेकर चलने में थोड़ी सी इसको दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, समायोजन में इनको समस्या देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, थोड़ा लेंदी दिख रहा है और देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि सीखने का पठार होता है, हम कंटिन्यू नहीं सीखते हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है कि हमारी सीखने की क्षमता थोड़ी रुक जाती है, ठीक है ना, जिसे सीखने का पठार कहते हैं। तो इसको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। ऑप्शन ए है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं, जब हमने लर्निंग थ्योरी पढ़ी होगी तो हमें पता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम सीखने का पठार हमारे एज के अनुसार आता है, तो उसमें हम सीखने की क्षमता जो हमारी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये क्या है, एक स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए हमें, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ कड़ी कार्रवाई से पेश आना चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कभी एक खराब सेव को एक कह सकते हैं पूरे अच्छे सेव में रख दिया जाए तो सभी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक मछली सभी तालाब को गंदा कर देती है। सेम कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति हमें बदलनी होगी। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, है नहीं, क्यों बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे समूह के स्टूडेंट वैसे ही हैं तो अगर हम समूह को ही बदल दें तो स्टूडेंट में अपने आप जो है बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके समक्ष प्रस्तुत है और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, आपको अगर अच्छे से पहले से आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलकर रखिए, वीडियो देखते रहिए और आंसर भी करते रहिए। इससे क्या पता है ना कि आपको पता, आप ना खुद का टेस्ट कर लेंगे। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। तो सभी को पता है, अगर आपका विकास हो रहा है तो आप में परिपक्वता दिखेगी। तो वहीं अगर वहाँ पर कहीं उद्दीपन रखा है तो आप उसके प्रति प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, जैसे उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंध है, वहीं विकास का किससे है, परिपक्वता से है। क्योंकि विकास होगा तभी आप परिपक्व होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या कह सकते हैं परिपक्वता के साथ आपका विकास भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी देख सकते हैं,
पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो अभी हमने इस पे डिस्कस किया था, पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। देख सकते हैं पियाजे को 2 क्वेश्चन इस बार भी आया था, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर 2 नंबर यानी पियाजे से आपका फिक्स्ड है। 2 नंबर आपका फिक्स्ड है पियाजे से, यानी आपको पियाजे को पढ़कर जाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जब किसी दो सॉरी जब किसी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो आप सभी को पता होगा एक समाज क्या होता है। समाज ये ऐसा होता है जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं और एक दूसरे के साथ व्यक्ति अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? समाज बोल देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? जब दो आ गया और अधिक व्यक्ति आ गए तो कहीं ना कहीं छोटा सा समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक सामाजिक रूप से सही बता रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका क्या आंसर होगा? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है और असत्य है। तो सत्य है, कह सकते हैं ये सत्य है। अब हो सकता है समाज बनाए नहीं भी बनाए, ठीक है ना। तो ये क्या है? सत्य है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लग्न, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो हमें ऑप्शन ए रहेगा। हमें कहा पॉजिटिव चूज करना है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे और बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो कौन से फादर हैं जो, या फिर कह सकते हैं कौन से पेरेंट जो है अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा देते हैं? यहाँ पर देखिए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में ऑप्शन बी है, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ऑप्शन सी है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। ऑप्शन डी है, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। हमने कहा कि किसी की भी अतिरिक्त प्रशंसा या फिर दिखावा करना जरूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको बुराई के साथ हमने कहा प्रशंसा कीजिए, ताकि उसका मनोबल उतना ही बना रहे जितना वो और अच्छा कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने चॉकलेट दिया है तो बच्चे को मनोबल तो आया, लेकिन उसने कहा कि क्या पता मुझे और भी अच्छा मिल सकता है, इसलिए चॉकलेट के बदले वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा ताकि उसके पापा उसको कुछ और अच्छा दे। ज़्यादा प्रशंसा करना भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो किसका है? सभी जानते हैं खेल का जो है महत्वपूर्ण। ऑप्शन के अनुसार खेल का ही बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ आपको खेल देखे आप जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया गया था? तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय बैटरी क्या है? मुझे लग रहा है बुद्धि के लिए किया गया था ना, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया? बुद्धि होगा। तो आगे भी देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए रट्टा मार स्टडी, ये आपको रटने वाली चीज़ है। हमने कहा था ना कि आपने देखा कितने क्वेश्चन आए थे, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आपने देखा है जो आपको रट्टा मार थे, जहाँ से आपको पढ़ना था, बाकी आपके कॉमन सेंस पे आधारित थे ना। तो आप, मुझे लग रहा है कि 20+ जो है कॉमन सेंस के आधार पर आप कर लेंगे क्वेश्चन, बाकी 20+ नहीं हो सके तो 10-20 तो आप कर ही लेंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे भारतीय बैटरी का क्या किसके लिए उपयोग हुआ था, ये तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको रटना पड़ेगा, है नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से। आई एम रियली सॉरी, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया। तो आप लोग मेरी मेहनत देख पा रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। उसके साथ ही आप लोग के लिए मैं इतना कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए बस इतना करें कि मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट आप ज़रूर करें। मेरा मतलब कुछ ऐसा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए थोड़ा बहुत और अच्छा कर सकूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर, कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत क्या था?
देखिए, पता है पेंसिल दबाने के चक्कर में मैंने वीडियो को मतलब इस कम्प्लीटली इसको कर दिया था, इसकी वजह से वीडियो कट गई थी। तो कोहलबर्ग का जो है विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास से। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें भी बहुत सारे स्टेप हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आप मेरे से कंप्लीट साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, और साइकोलॉजी यहाँ पढ़ेंगे तो ना केवल आपको यहाँ पर बल्कि यूपी टेट सी टेट में ना केवल, बल्कि आपको यहाँ यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है साइकोलॉजी पूछी जाती है। साइकोलॉजी मेरे से पढ़ने के बाद आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बचेगा कि आप ऐसा आपको लगेगा कि हाँ मुझे और कुछ बचा है पढ़ने को, और आप बेस्ट करेंगे, मेरी गारंटी है आप 30 ऑफ 30 लाएंगे। ठीक है ना। मेरा खुद 29 रह गया था, एक नंबर मेरे से कहीं मिस हो गया था जिसमें कट हो गया। मेरा 30 ऑफ 29 है था मेरा मार्क्स। ठीक है। तो मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे खुद के स्टडी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।